अमेरिका के हाथ से सऊदी अरेबिया निकल गया, जीसीसी निकल गया, और ये इस वक्त घबराहट जो है वो यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म जो बरसरे इक़्तिदार आ रही है उसका ये एक भय है कि अब हम क्या अकेले होने वाले हैं। सऊदी अरेबिया को अगर एक तमगा मिल जाए, फर्ज करिए कि वो इनसे कहे, इसराइल से, कि इस वक्त तुम कॉर्नर में हो, नॉट इन सो मेनी वर्ड्स, लेकिन फैक्ट ये है कि इस वक्त इजरायली आइसोलेशन कंप्लीट दिखाई दे रहा है। हम तुमको एक लाइफ लाइन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिस फलस्तीनी मामले को तुम तय करो। यानी अगर फलस्तीन का मामला तय हो जाए और ये तमगा सऊदी अरेबिया को मिल जाए तो कितना मॉडरेट हो गया इजराइल ऑलरेडी, वो होने के लिए अभी तैयार नहीं। अमेरिका बचाना चाह रहा है कि भाई कहीं एक तो हमारी चीज रह जाए। भाई Israel was Europe in the Arab world. It was there to protect Western interests in the Arab world. What were those interests? Petroleum, hydrocarbons. उनके लिए ये पूरा ये तंजीम इसीलिए बनाई गई थी। बहाना लिया गया था कि दूसरी जंग अजीम में उनको हमने बिल्कुल 6 मिलियन हमने मार दिए यूरोप में। अरे भाई, आपने यूरोप में मारे थे, लेकिन उनको बसाने के लिए उनका एक पुराना एंशिएंट लैंड जो है वो उनको दिया जाए। ये 1948 में आपने ये कर दिया। तो अब ये है कहीं ये हाथ दस्ते शफकत अमेरिका का कहीं इनके ऊपर से न उठ जाए। अगर उठ जाए तो फिर इजराइल किधर जाएंगे। लेकिन मुझे जो दूर की गोट दिखाई दे रही है वो ये है कि अब इजराइल की बका सिर्फ इसी में है कि वो इस इलाके का एक हिस्सा, एक कोऑपरेटिव हिस्सा बन के रहे, और ये कि पहले वाली धौंस धांधली और बंदूकें और न्यूक्लियर वेपन ये अब काम ना आए। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं। आज संडे है और आज हम एक बार फिर सईद नकवी साहब की खिदमत में हैं। सईद नकवी साहब से हफ्ते भर की कई अहम खबरों पर हम बात करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया को जिस तरह से उन्होंने देखा है, 110 मुल्कों से ग्राउंड रिपोर्टिंग प्लस दुनिया भर के लीडर्स के मुलाकातें और हर किस्म के सोर्स से, खुले हुए सोर्स, सीक्रेट सोर्स, हर किस्म की इंफॉर्मेशन इकट्ठे करते करते जो पूरी जिंदगी जिस तरह से जर्नलिज्म की है, उन तजर्बात को हम कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम में लाने की नकवी साहब से बात करके। आज जो इश्यूज हैं वो यूक्रेन जंग में एक नया मोड़ आया है। अफ्रीका के कुछ लीडर्स ने रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है और उन्होंने अमन के लिए कुछ प्रपोजल पेश किया है। उस पर क्या कुछ है। दूसरी तरफ एक खबर है कि मॉस्को में कोई एक ड्रोन हमला हुआ है और मॉस्को एयरपोर्ट को कुछ देर के लिए बंद करना पड़ा है। यानी जंग ऐसे मोड़ पर है कि अगर बढ़े तो कहीं तक भी जाए और रुके तो हालात बेहतर हो सकते हैं। उस पर हम समझेंगे। नकवी साहब अक्सर इस बात को कहते रहे हैं कि पूरी दुनिया पर यूक्रेन जंग का असर है। नकवी साहब से हम इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा ईरान और सऊदी अरब के बीच बेहतर होते ताल्लुकात के बीच अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात नॉर्मल कराने की बात कर रहा है, कोशिशें कर रहा है। ऐसी कोशिशें की जा रही हैं कि कुछ ऐसे हालात बन जाएं, लेकिन इजराइल के अंदर के हालात ऐसे हैं कि उसमें शिद्दत पसंदी बढ़ रही है। बेन गुवेर जो वहां के इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं, वो तीसरी बार मस्जिद अल अक्सा गए हैं। उस पर भी दुनिया भर में मुसलमानों में नाराजगी है। वो क्या कुछ है। उसके अलावा इराक में करबला में कल 10 मुहर्रम को
मिलियंस की तादाद में लोग इकट्ठे हुए और इस मौके पर 10 मुहर्रम के मौके पर ही हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने लेबनान में एक बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ है? स्वीडन और डेनमार्क में पिछले दिनों कुरान की बेअदबी होने के बाद उन्होंने एक सख्त बयान दिया है, उस पर भी हम बात करेंगे। बांग्लादेश में भी कुछ वाकयात हुए हैं, उस पर वहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं और प्रोटेस्ट में डिमांड ये हो रही है कि शेख हसीना इस्तीफा दें और केयर टेकर सरकार बने, जिससे अगले साल के शुरू में जो वहां इलेक्शन होने वाले हैं वो उस केयर टेकर सरकार के तहत होने चाहिए। नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। आप ये बताइए कि क्या है ये क्या यूक्रेन जंग अभी अब जिस स्टेज में अब है, अब आपको कहां महसूस हो रही है? क्योंकि अब तक आप कहते रहे हैं कि अमेरिका, नेटो वो जंग को लंबा खींचना चाहते हैं, हथियार वो नहीं देना चाहते जो यूक्रेन को जरूरत है, और दूसरी तरफ जंग रोकने की बातें जहां हो रही हैं वो कम से कम वॉशिंगटन में नहीं हो रही। क्या कुछ है? आप इसे कैसे देख रहे हैं? दो तीन चीजें आप ही ने अभी अपने तमहीद में सवाल जवाब कर रहे थे, उसमें आपने कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस आपके भी थे। मसलन आपने ये कहा कि ये सऊदी ईरान समझौते के बीच में एक किसी तरह इसमें कशीदगी लाई जाए, इनको दूर किया जाए, ये कोशिश है। देखिए, ये कोशिश हमेशा इंपीरियलिज्म की रहेगी। वो इस वक्त बैकफुट पे आ गए हैं। उनका आपने देखा किताब यही सऊदी अरेबिया और उनका खास मोहरा था मिडल ईस्ट में, वो चीन के कहने से उसने समझौता कर लिया ईरान के साथ। क्यों किया? क्योंकि इन दोनों ने ये समझा कि ये चढ़ता हुआ सूरज ये है। अब इसके बगैर जो रियलिज्म है इंटरनेशनल अफेयर्स की, वो ये बताती है। तो अब उसमें मुख्य लोग, देखिए, दो चीजें हुई हैं। एक तो ये, एक G7 थी। G7 क्या था कि जितने वेस्टर्न यूरोप, अमेरिका और उसमें जापान, ये, और जब ये लोग एक जमाने में मेहरबान थे 20s के बीच में, ये हुआ कि रूस को भी हम G8 कर ले, गोया एक पैट्रोनाइज करने वाली बात थी। वो खैर वो लंबी कहानी हो जाएगी, वहां ना जाएंगे। तो ये G7 जो थी, अब ब्रिक्स और इसमें एक रकाबत है। G7 सिकुड़ती चली जा रही है और ब्रिक्स जो है उसमें तादाद, एप्लीकेशन आ रहे हैं और वो बढ़ रही है। अब वो ब्रिक्स के अंदर कैसे लोगों के बीच में कशीदगी के खिंचाव बनाया जाए, ये भी एक इंपीरियलिज्म की एक ट्रिक है, एक तरीक़ाकार है। अब 22 से 24 अगस्त में वहां ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका की मीटिंग में, अब देखिए, इसके दो पहलू निकले हैं। साउथ अफ्रीका की मीटिंग से पहले ये अनाउंसमेंट अफ्रीकन मुल्कों से आया है, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन से मिले, कि हमारे पास ये प्रपोजल है जिससे कि पीस आ सकती है। उसमें यह भी है कि रशियन फोर्सेस यहां से हटें और तमाम बहुत से उसके अंदर डिटेल्स हैं, और इस तरह से हम पीस लाएं। और उसमें शर्तों में से एक शर्त यह है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोड है, उसने जो मुकदमा ठोक रखा है पुतिन साहब के ऊपर, वो उसको हटा ले। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये 5 ममालिक जो हैं ब्रिक्स के, उसमें साउथ अफ्रीका ने रोम का वो उसूल उस पर दस्तखत किया हुआ है, कर चुके हैं साउथ अफ्रीका वाले, जो कि अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट
किसी को कहे कि इस आदमी को तुम पकड़ के हमें दो, अगर वो साउथ अफ्रीका की ज्यूरिसडिक्शन में है तो साउथ अफ्रीका ये कर सकता है और करेगा, क्योंकि वो बच नहीं सकता ये इस रोम के इस स्टैट्यूट से जिस पे कि उन्होंने दस्तखत किसी और वजह से कभी किया होगा। अब वो यहाँ इस वक्त गुलेल जो है इस बीच में आ गई है ब्रिक्स, अब उसको एम्बैरस कर रहे हैं ये लोग और कह रहे हैं कि साहब देखिए ब्रिक्स में तो ये ब्रिक्स में कौन कौन है भाई, ये है साउथ अफ्रीका है, ब्राजील है, इंडिया है, चाइना है और रूस है। तो रूस के पुतिन है, पुतिन की ब्रिक्स की मीटिंग आप कैसे करेंगे, वो आएंगे ही नहीं। उसने पहले ही कह दिया कि देखिए ऐसा है, हम इसमें वर्चुअली पार्टिसिपेट करेंगे और अपना या तो लवरॉव को भेज देंगे या मेदवेदेव या किसी को सीनियर लीडर को हम आपके पास भेज देंगे। लेकिन ये लोग चाह रहे हैं कि पुतिन खुद आए, क्योंकि बहुत अहम मीटिंग है ये। अब जो पूरा दायरा बनाया गया है पीस के लिए, अमन के लिए अफ्रीकियों की तरफ से यहाँ यूक्रेन में, उसमें एक शर्त ये भी लगा दी गई कि आप इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स के का जो इताब है जो आप लाने वाले हैं पुतिन पे, उससे जरा सा गुरेज करें तो ये बात और आगे बढ़ सकती है। अब देखना यह है कि इसमें ये कहां तक लेके जाते हैं। ये खेल कॉम्प्लिकेट हो रहा है। जी, आगे बढ़ने से पहले मैं ये समझना चाहूंगा कि पुतिन का भी एक बयान आया है कि ये प्रपोजल जो अफ्रीकन मुल्कों का है वो प्रपोजल अमन की बुनियाद बन सकता है। इस बयान से आप पुतिन को क्या समझ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? क्या वो जंग नहीं, को वाकई पुतिन बहुत पहले से, देखिए है क्या ऐसा सिचुएशन ये कुछ शर्तें हमारी हैं। हमने जो अपना आप लोगों ने 2014 में जिस तरह से वहां रशियंस जो थे डॉनबास में, उनको आपने कत्ल गारतगरी का शिकार बनाया, हम वो अब ना होने देंगे। तो वो इलाका जो हमने ले लिया है वो हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन और भी शर्तें जो हैं आपकी और हमारी, वो निगोशिएट की जा सकती हैं और इसके लिए वो तैयार है। अमेरिकन इसलिए तैयार नहीं है कि उन्होंने जो कसम खाई थी कि हम इनको घुटने टिका देंगे, इनको एलिमिनेट कर देंगे, और बल्कि ऑस्टिन साहब ने तो बहुत ही साफ साफ कह दिया था एक नेटो की कॉन्फ्रेंस में कि हम वी वांट टू वीकन रशिया, हम रशिया को वीकन करना चाहते हैं, उनके पांव हम तोड़ देना चाहते हैं ताकि वो खड़े ना हो पाए। साफ साफ ये कहा था। और तो पुतिन अभी तक न सिर्फ बचा हुआ है बल्कि नुकसान दूसरी तरफ हो रहा है ज्यादा। ये एक अजीब व गरीब, उसमें चीन उनके साथ है। आज एक खबर ये आ गई कि आपने अनाउंस कर दिया है अमेरिकन ने कि हम असलहे अब ताइवान भी बेचेंगे। यानी फितना परवरी, कहीं ना कहीं झगड़ा छेड़ खूबा से चली जाए, बस ये है उसमें। अब इन्होंने क्या किया कि एक अभी हाल में एक अरब स्कॉलर ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि देखिए ये बिल्कुल वही होने वाला है जो कि 1980s में लैटिन अमेरिका में हुआ था। क्या हुआ था भाई लैटिन अमेरिका में, आप क्या फरमा रहे हैं? मगर लैटिन अमेरिका में एक एम्बेसी थी होंडुरास में, वो सबसे बड़ी लैटिन अमेरिका में एम्बेसी थी अमेरिकन की, और CIA ऑपरेशंस वहीं से होते थे, जिसमें कि निकारागुआ के अंदर इंस्टेबिलिटी लाई जाए या यहाँ पे अर्जेंटीना में लाई जाए। पूरा लैटिन अमेरिका का जो आपको याद हो पुलिस स्टेट्स बनाई गई थी, समझे, दुनिया के बड़े डेमोक्रेट्स ने जो बनाई थी, उनमें रोल एक जॉन नेग्रोपोंटे डिप्लोमेट थे, जो कि बाद में यूनाइटेड नेशंस के में अमेरिका के एम्बेसडर भी हुए।
और अगर आपको याद हो कि हम्म। वो कुछ दिनों के लिए इराक बगदाद में भी एम्बेसडर हुए, उनके मातहत उनके अंडर से एक प्रोटेजे एक साहब थे जॉन स्टीफन फोर्ड, जो कि एम्बेसडर बनाए गए सीरिया में उन्हीं जमाने में 2011 जब से अरब स्प्रिंग के बाद से। तो ये उसका कहना ये है इस अरब स्कॉलर का कि बिल्कुल जो सूरत की हॉन्डुरास की थी, यही स्कीम वेस्ट और अमेरिकन के लिए उनकी जो थिंकिंग है वो ये है कि बिल्कुल यही रोल अब वार्सो और पोलैंड को दिया जाए। वहां पे तो नीग्रो कॉन्टे थे, यहाँ पे सफीर कौन है? यहाँ पे ज़्बिग्नेव ब्रेजिंस्की का बेटा मार्क ब्रेजिंस्की सफीर है, और उसका रोल यही है। और उसके बाप भी बहुत ही जबरदस्त एंटी रशा थे। ये भी क्या है, रूस से ज्यादा पहले यूरोप को कमजोर कर लो। यूरोप को कैसे कमजोर करो? आपको याद होगा जब रम्सफेल्ड, डिक चेनी और ये लोग जॉर्ज बुश जूनियर के जमाने में जो न्योकॉन्स की टीम थी, उसने एक एक्सप्रेशन शुरू किया था न्यू यूरोप, कि हमें ओल्ड यूरोप से, यानी ओल्ड यूरोप में दक्यानुसी लोग हैं, ये जर्मन और फ्रांस और वगैरह, हमें न्यू यूरोप क्या था? सोवियत यूनियन 1991 में जब टूटा, वो जो वार्सो पैक्ट में ममालिक थे, यानी बाल्टिक स्टेट्स, लिथुएनिया हुआ, ये हंगरी हुआ, पोलैंड हुआ, तमाम यहां से वहां तक जॉर्जिया हुआ, ये सबको, ये सब जो है, एक तो ये न्यू यूरोप है। क्यों, इनको क्यों पसंद है? इसलिए कोई समझ, वो कहते हैं हमने बनाया है ये, इस पे हमारा कंट्रोल है। अब उसमें वो रोल देना चाह रहे हैं, की रोल इस वक्त पोलैंड को। अच्छा, पोलैंड को क्या रोल दिया जाएगा साहब? यानी पोलैंड तो नेटो का हिस्सा है। अगर पोलैंड का कोई एक्शन हो गया, तब तो गोया नेटो सामने आ गया रूस के, तब तो फिर एक्सचेंज बड़ा हो जाएगा ना। अभी ये है कि एक एक्सपेडिशनरी फोर्स जो कि पोलिश होगी, उसको वेस्टर्न यूक्रेन, अगर आप देखें अमेरिकी एम्बेसी कहाँ है, वो वेस्टर्न यूक्रेन के उस कोने में है जो कि बिल्कुल दहाने पे है पोलैंड के। जो जो अमेरिकन एम्बेसी है, यहाँ की मार्क ब्रेजिंस्की इस वक्त सफीर हैं। क्या मतलब हुआ? ये एक्सपेडिशनरी फोर्स वेस्टर्न यूक्रेन को जाके पहले तो उस पर कब्जा करेगी, और फिर धीरे धीरे उसको इंटीग्रेट किया जाएगा पोलैंड के अंदर। तो क्या अब ये तंजीम बन रही है कि यूक्रेन को डिवाइड किया जाए? अच्छा, वेस्टर्न यूक्रेन अगर पोलैंड का हिस्सा हो गया, तो पोलैंड तो नेटो का हिस्सा है, यानी वेस्टर्न यूक्रेन बाय डेफिनेशन चैप्टर 5 जो है नेटो का, यानी नेटो फिर वेस्टर्न यूक्रेन को भी प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि उस वक्त तक इसको ये रेगुलराइज कर देंगे एज पार्ट ऑफ पोलैंड। इतनी हद तक स्कीम्स बन रही हैं। ये मैं कहां से बोल रहा हूं? ये अभी हाल में पुतिन साहब ने अपने नेशनल सिक्योरिटी की पूरी टीम, जिसमें कि यानी उनके डिफेंस मिनिस्टर, उनके सब इंटेलिजेंस चीफ्स, लवरॉव साहब, दुनिया के जितने भी हैं, जितना भी उनकी टीम है, मेदवेदेव है, ये सब, इनको कंसल्ट किया गया। और वहां पुतिन ने कहा कि हमारी इंटेलिजेंस हमको ये बता रही है कि अब पोलैंड का इस्तेमाल किया जाएगा। पोलैंड के साथ वो जो करें उनका काम है। अच्छा, ये मैं इसमें थोड़ा सा ये समझना चाहूंगा कि क्या पिछले दिनों जो वैगनर वाली म्यूटिनी थी, जो मॉस्को की तरफ फौजें चल पड़ी थी,
क्या इसका इससे कोई ताल्लुक है जो 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 प्लान आप बता रहे हैं? इस हद तक है कि वागनर को बेलारूस भेज दिया गया था। जी। अब बेलारूस के प्रेसिडेंट अभी बात कर रहे हैं पुतिन से। क्या कहते हैं, हमारे पास इंटेलिजेंस ये है कि हमारे और पोलिश बॉर्डर के और यूक्रेन के बॉर्डर के पास ये इनके क्या लेपर्ड टैंक्स को रिपेयर करने की दुकानें बनाई जा रही हैं। कहाँ? बेलारूस के अंदर। तो भाई इसका आप बेलारूस, तो पुतिन ने एक बात कही है कि देखिए आप पोलैंड में जो करें वो आप करें, लेकिन बेलारूस जो है वो हमारी यूनियन का हिस्सा है। अगर वहां कोई हरकत हुई तो उसका रिएक्शन फिर टोटल और एब्सोल्यूट होगा। तो यानी ये बात बहुत फैल रही है। यानी उसमें 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 वो पहलू नजर आ रहा है, वो साजिश वाला, कि वैगनर जो कल तक पुतिन के साथ मजबूती से लड़ रहे थे यूक्रेन में, अब वो कह रहे हैं कि अभी हमारा वो रोल नहीं है, और वो एक तरह से पीछे हट रहे हैं पुतिन को उस तरह से मदद करने से। तो और दूसरे नहीं, ऐसा मुल्कों में नहीं है, बल्कि हाँ। ये है कि अब उनके काफी बटालियंस को सम कर लिया गया है। यानी एक ज्यादा यूनिफाइड कमांड बनाई गई है जिसमें कि इनकी बटालियंस इनकी हैं, लेकिन वो एक ओवरऑल यूनिफाइड कमांड में काम कर रही है। ये हो रहा है। तो इसमें भाई सारा मामला पैसे का था। एक मर्सनरी, क्या मर्सनरी का मतलब क्या होता है? मर्सनरी मतलब ये कि पैसा फेंक, तमाशा देख। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। ये कि पैसा दो, हमारे हाँ फौजी ले जाओ। तो हाँ उनका बिल्कुल। पैसे का बंदोबस्त हो गया है। हाँ अब वागनर वाले हाँ। मुतमईन है। मुझे उस मुझे एक मुझे उसमें मुझे मर्सनरी वाले में मुझे वो याद आ रहा है कि ये जो इदलिब में बैठे हुए हैं सीरिया में, यहाँ से अजरबैजान भी ले जाए गए थे, फिर अफगानिस्तान भी, और भर्ती की जा रही थी, और ये कहा जा रहा था कि $200 रोजाना चाहिए, या 300 चाहिए, या 500 चाहिए। इस तरह की रिपोर्टें आ रही थी। बहरहाल, अब मैं चलना चाहता हूं उस पर, इसराइल सऊदी अरब के नॉर्मलाइजेशन की तरफ, क्योंकि वो क्या कुछ है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ बाइडन ये कह रहे हैं कि ये जो आप हार्डलाइन जो पोस्टर ले रहे हैं नेतन्याहू को, उनकी सरकार, उनकी कैबिनेट, उसके होते हुए सऊदी अरब से ताल्लुकात नॉर्मल करना बहुत मुश्किल हो गया है, ये भी वो कह रहे हैं बार बार। लेकिन साथ साथ कोशिशें भी हो रही हैं। सऊदी अरब पिछले दिनों अपने नुमाइंदों को भेजा, जो बाइडन ने, और अब भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि नॉर्मलाइजेशन की कोशिशें जारी हैं। क्या है ये इस वक्त, क्या इस कि वक्त क्यों? उसमें सऊदी अरेबिया को अगर एक तमगा मिल जाए, हाँ, फर्ज करिए हाँ, कि वो इनसे कहे इसराइल से कि इस वक्त तुम कॉर्नर में हो, इन इन नॉट इन सो मेनी वर्ड्स, हाँ, लेकिन फैक्ट यह है कि इस वक्त इजरायली आइसोलेशन कंप्लीट दिखाई दे रहा है। हम तुमको एक लाइफ लाइन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिस फलस्तीनी मामले को तुम तय करो। हाँ, यानी अगर फलस्तीन का मामला तय हो जाए और ये तमगा सऊदी अरेबिया को मिल जाए, तो कितना मॉडरेट हो गया इसराइल ऑलरेडी, हाँ, वो होने के लिए अभी तैयार नहीं। हाँ, हाँ, ये कॉन्ट्रडिक्शन आप देख लीजिए। हाँ। अभी वो जो है वो उनके एक जो मंत्री हैं वो अल-अक्सा बार बार जा रहे हैं, उनको शौक है अल-अक्सा जाने का। जी 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 जी। वो उसमें उसमें तो इस हद तक हुआ है बेन गवीर के तीसरे विजिट के बाद, कि न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि यूएई, जिससे डिप्लोमेटिक ताल्लुकात डिक्लेयर्ड हैं, कारोबार भी बढ़ रहा है, लेकिन उन्होंने भी काफी सख्त बयान दिया है बेन गवीर के उस विजिट पर। तो अभी अभी क्या, कहां खड़ा है इसराइल? क्या ये अमेरिका की कोशिशें बीच में कुछ कंफ्यूज करने के लिए है, या इसका कोई नतीजा भी आने की उम्मीद है? देखिए, अमेरिका के हाथ से सऊदी अरेबिया निकल गया, हाँ, जीसीसी निकल गया, और ये इस वक्त घबराहट जो है वो यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म जो बरसरे इक़्तिदार आ रही है, उसका ये एक भय है कि अब हम क्या अकेले होने वाले हैं। अगर ये अकेले हो गए तो जितने ज्यादा एक्सट्रीमिज्म पे जाएंगे, वो फिर ये गोया फना के करीब आ गए हैं। तो जी यानी जी। इस वक्त ये भय, डर कि देखिए अब हम बिल्कुल आइसोलेटेड हैं। अगर हम बिल्कुल, और वो समझ रहे हैं कि हम
इसराइल के अंदर की पॉपुलेशन को मोबिलाइज किए रखेंगे जब तक कि हम हार्ड लाइन लेंगे। अल-अक़सा में जा रहे हैं भाई, किसी हद तक यहाँ का हिंदू राइट यही करता है कि भाई मुसलमानों को, पाकिस्तान को, कश्मीर को, इसको आगे करो, और तो उससे हिंदू कंसोलिडेशन होगा। वहां उसका बिल्कुल बरक्स हो रहा है। यानी लाखों मिलियन, 5 मिलियन का मुल्क है, उसमें कितने ही मिलियन सड़क पे आ चुके हैं, और लेकिन उन्होंने किसी तरह से वो जो लॉ है उसको रैम थ्रू कर दिया है। अब वो यानी आपने गले से तो उतार दिया, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम गले में नहीं होता, वो तो नीचे होता है। और वो उस डाइजेस्ट कहाँ तक किया जाएगा, उसमें क्या लोग आखिर में ये पिकेट्स अपने छोड़ के आ जाएंगे? मेरे ख्याल में नहीं। अमेरिका बचाना चाह रहा है कि भाई कहीं एक तो हमारी चीज रह जाए। भाई, Israel was Europe in the Arab world. It was there to protect Western interests in the Arab world. What were those interests? Petroleum, hydrocarbons. उनके लिए ये पूरा ये तंजीम इसीलिए बनाई गई थी। बहाना लिया गया था कि दूसरी जंग अजीम में उनको हमने बिल्कुल 6 मिलियन हमने मार दिए यूरोप में। अरे भाई, आपने यूरोप में मारे थे, लेकिन उनको बसाने के लिए उनका एक पुराना एंशिएंट लैंड जो है वो उनको दिया जाए। ये 1948 में आपने ये कर दिया। तो अब ये है कि कहीं ये हाथ दस्ते शफकत अमेरिका का कहीं इनके ऊपर से न उठ जाए। अगर उठ जाए तो फिर इजराइल किधर जाएंगे? अब आप ये, इसमें बहुत से पेच है, लेकिन मुझे जो दूर की गोट दिखाई दे रही है काजमी साहब, वो ये है कि अब इजराइल की बका सिर्फ इसी में है कि वो इस इलाके का एक हिस्सा, एक कोऑपरेटिव हिस्सा बन के रहे। और ये कि पहले वाली ध्वंस धांधली और बंदूकें और न्यूक्लियर वेपन्स ये अब काम ना आएंगी। अब उनको अच्छा, लेकिन और बहुत बड़ा काम कर सकते। देखिए, आपको एक बात बताऊं, ओबामा के जमाने में और केरी के जमाने में यही सोच थी। सोच क्या थी? सोच ये थी कि जो इन्होंने दुश्मन बना रखा है ईरान को, और एक न्यूक्लियर थ्रेट के बहाने, तो 2015 में ये तय हुआ कि भाई हम इजराइल को से ईरान से हम एक न्यूक्लियर डील तय करते हैं। और न्यूक्लियर डील 2015 में तय हो गई। पहले उसको स्टेप्स थे उसमें, लेकिन वो मान गए। ट्रंप साहब ने आके उसको उड़ा दिया कुशनर की बात सुनते हुए। और कुशनर के बड़े ताल्लुकात थे, नेतान्याहू उनके दामाद हैं वो, और नेतान्याहू से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे उसके, वो उन्होंने उड़ा दिया। क्या था थिंकिंग, क्या थी ओबामा की और केरी की? थिंकिंग ये थी तब कि देखो, हम डेली बेसिस पे मिडिल ईस्ट में फंसे हुए हैं। जब देखो केरी को आना पड़ रहा है, जब देखो कभी जीसीसी में, कभी यहाँ, कभी यमन हो रहा है, कभी। अब हमारा बड़ा दुश्मन जो है वो पैसिफिक में है। हमारा बड़ा खतरा पैसिफिक में है, वो है चीन। हम यहाँ के डेली बेसिस पे हम मिडिल ईस्ट को नहीं, उसकी निगरानी नहीं कर सकते। यानी इसराइल, तुर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इन लोगों को एक बैलेंस ऑफ पावर अपनी बनानी है। और उसमें कुछ लोगों के पास दौलत है, मसलन सऊदी अरेबिया, कुछ लोगों के पास टेक्निकल नो हाउ है, मसलन इजराइल, और तमाम रिकंस्ट्रक्शन का काम है, उसमें ये लोग काम आए। एक बड़ा वो विजन बड़ा कोऑपरेटिव था जो उस जमाने में था। वो ये, और बिल्कुल यही घूम फिर के यही बात अब आ रही है। सब जगह आइसोलेट हो रहे हैं। एक इजराइल को डर ये है कि कहीं दस्ते शफकत वहां से ना उठ जाए। अब इजरायली लॉबी कितनी पावरफुल है कि भाई अमेरिका को तो खुद अपने आप को बचाना है इस वक्त।
अभी अभी कहीं कहीं इजराइल के मीडिया में ये बात भी आ रही है कि अब शायद इजराइल रीअसेस कर रहा है, सिर्फ अमेरिका पर डिपेंडेंसी कम करते हुए चीन की तरफ बढ़ाने की, हाथ बढ़ाने की बात। जी। तो चीन ने जिस तरह से ईरान और सऊदी अरब को नजदीक लाने की बात की, फिर उसके बाद में मिडिल ईस्ट, खासतौर पे इसराइल फिलिस्तीन मामले में मीडिएशन की भी ऑफर की। पिछले दिनों महमूद अब्बास को भी बीजिंग में इनवाइट किया। तो ये जो सब हो रहा है, क्या चीन इसराइल फिलिस्तीन वाले मामले में कहीं कोई ऐसा कोई सेटलमेंट करा सकता है जिसमें फिलिस्तीनी भी खुश हो जाएं? ये मैं आपसे वादा करता हूं कि आप देखेंगे हाँ। और फिर मुझसे सवाल करिएगा आपसे 2 महीने के बाद। बैक चैनल इस मामले को बिल्कुल इसको निगोशिएट कर रहे हैं। बैक चैनल ये कहीं ना कहीं ये बात चल रही है, जिसको कि जो कि उछल के आ रही है कि राइट विंग पैनिक में। हाँ। समझे? हाँ। ये 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 कहीं ना ये बहुत ही अहम बात है, जो राइट विंग पैनिक जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया। 30 हफ्ते हो गए और जुडिशियल ओवरऑल के खिलाफ हर सैटरडे को तो बड़ा प्रोटेस्ट होता है। उसके अलावा बीच बीच में भी कभी वेडनेसडे को, कभी और दिन डिसरप्शन डे मनाया जाता है और कई तरीके से सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किए जाते हैं। तो ये चीन की तरफ से कोशिशों के का वो कहीं कोई रिएक्शन है? देखिए, ये मुअतबर खबर नहीं है, हाँ। लेकिन ये मेरा 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 एक जायजा ये है कि हाँ। बैक चैनल में यकीनन ये बात हो रही होगी। जी जी जी, ये बहुत अरे ही, ये बहुत। चैनल में तो हमारे और चीन की बात भी हो रही है। जी जी बैक जी जी चैनल में तो हमारे और पाकिस्तान की बात भी हो रही है। जी जी बैक जी। चैनल में। हाँ हाँ। लेकिन अब तो इस वक्त दुनिया क्योंकि एक अपने सेंटर से मूव कर चुकी है, इसलिए हर एक अपने 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 दायरे को मजबूत, अपने कॉर्नर को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। कोई जी ये मोबाइल लोग नहीं है। जी पाकिस्तान अकेला हालात बहुत बुरे हैं, जी लेकिन जी ये कि जी अकेला बैठा हुआ नहीं, कुछ कर रहा है। जी जी, हमारे कुछ यहाँ कर भी रहा कुछ हो रहा है। है। अच्छा, आखिर आखिर में मैं अपने पड़ोस में बांग्लादेश के बारे में जानना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में शेख हसीना की सरकार से अमेरिका की नाराजगियों का जिक्र हुआ था। उन्हें ये शक है, शुबा है, या ऐसा लगता है कि वो चीन की तरफ ज्यादा झुकाव, क्योंकि चीन का उसका बहरहाल एक टकराव की हालत है। ऐसी हालत में अब वहां बीएनपी, जिसके लीडर खुद बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, उनकी उनका बेटा लंदन में रहता है, लेकिन अब बीएनपी की तरफ से वहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं रेजिग्नेशन मांगने के, शेख हसीना के, और केयरटेकर सरकार बनाने के। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? चीन का असर आप जानते हैं नेपाल में कितना है। चीन का असर आप जानते हैं श्रीलंका में कितना है। चीन का असर आप जानते हैं म्यांमार में कितना है। चीन का असर आप जानते हैं पाकिस्तान में कितना है। इन सब जगह चीन का असर है। और ये तो बिल्कुल रही बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश एक मुल्क था जिसके की ताल्लुकात हिंदुस्तान से बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छे रहे हैं। उनकी एक वजह है और वो वजह है शेख हसीना। और शेख हसीना क्यों? क्योंकि उनके एक तो उनके वालिद का के बाद जब वो यहाँ भाग के आई तो मिसेस इंदिरा गांधी ने प्रणब मुखर्जी को ये जिम्मेदारी दी कि भाई देखो, शेख हसीना तुम्हारी जिम्मेदारी है, इनको किसी तरह से, हर तरह से इनको, तो उसकी सिक्योरिटी, उसको एग्जाइल में कहाँ रखा जाए, खामोशी से कहाँ वो छुपे, ये सब हिंदुस्तान ने शेख हसीना के लिए किया, जिसके एवज में शेख हसीना टोटली हिंदुस्तान के हक में रही। और हिंदुस्तान की अमेरिका की क्योंकि दोस्ती थी और है, इसलिए अमेरिका ने इसमें कोई ज्यादा दखल नहीं दिया। लेकिन अगर आप बांग्लादेश जाइए, क्योंकि मैं गया हूं, मैं देख चुका हूं, बांग्लादेश के दो रुख हैं। एक तो वो इलीट है जो कि अमेरिका की बात करती है, लेकिन अगर आप वहां की फौज में जाइए
तो सारी फौज बहुत चीन, असलहे चीन, डायरेक्शन चाइना, और हिंदुस्तान नहीं इतना, चीन। तो वो चीन अगर इतना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो जाएगा तो फिर अमेरिका एक जगह और कमजोर हो गया, लिहाजा वो हुल्लड़ एक किया जाएगा। लेकिन बीएनपी के अंदर इतनी कुव्वत है कि वो इलेक्शन जीत ले, ये मुझे इस पे जरा सा अंदाजा मेरा ये नहीं कहता कि, क्योंकि उनकी लीडर बिल्कुल आपने उनके बारे में कभी इधर हाल में सुना है कुछ? जी जी जी, नहीं नहीं कोई। आपने अभी खुद ही कहा कि उनके बेटे तो यहाँ रहते हैं, विलायत में रहते हैं, कुछ अमेरिका कभी चले जाते हैं। तो मुझे ये नहीं मालूम होता कि ये, हाँ इतना काम तो साहब, जब 1957 में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई केरला में, तो यहाँ पे एलिजाबेथ बंकर साहब सफीर थे अमेरिका के। ये बात रिवील नहीं हुई थी, लेकिन खुद इंदिरा गांधी जो कि और जवाहरलाल नेहरू जो कि लेफ्टवर्ड इंक्लाइन माने जाते थे, उन्होंने उनसे कहा कि भाई ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, इसकी मदद मांगी गई। सीआईए ने बाकायदा उस एजुकेशन पॉलिसी पे जो कि ईएमएस नंबूदिरी की सरकार लाई थी, उसमें कुछ क्रिश्चियन ग्रुप्स को वर्गलाया गया और वो सड़क पे आ गए। कोई बड़ी बात नहीं थी, सड़क पे आना था कि उनका सेक्शन लगा दो, और वो सरकार रद्द 57 में आई, 59 में निकाल दी गई। और प्रेसिडेंट कौन था पार्टी का? इंदिरा गांधी। और प्राइम मिनिस्टर कौन था? जवाहरलाल नेहरू। तो ये कायनात, और ये कैसे पता चला कि साहब इसमें एलिजाबेथ बंकर, अभी तक तो कोई बात नहीं करता था। कहीं आखिर में जाके ये बुजुर्ग लोग तकरीर कहीं कहीं कर देते। उन्होंने ये कहीं, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में किसी पॉडकास्ट में ये कह दिया कि भाई हमारा काम ये थोड़ी था कि वहां मार्क्सिज्म आ जाए, हमें तो उसको रोकना था, लिहाजा हमने इनकी मदद की। इसके बारे में मैं आपको एक बड़े, हालांकि अलग बात हो जाएगी, लेकिन एक किस्सा सुना दूं। ये हुआ कि साहब एक इसके नंदा देवी के ऊपर एक आला पाया गया जो कि स्पाइंग इम्प्लीमेंट था। कहा कि बड़ा पार्लियामेंट में यहाँ हंगामा हुआ, ये किसने रख दिया, किसने रखवा दिया, ये तो अमेरिकन, ये तो सीआईए है। उन दिनों में यहाँ सीआईए फौरन कह दिया जाता था कि सीआईए है। तो मैं इत्तेफाक से प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में था, मैं वहां से गया, जो एक जमाने में बड़े पावरफुल यहाँ सफीर थे और कैनेडी के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, चेस्टर बोल्स। वो सारासोटा में सर्दियों में छुट्टी कर रहे थे, उनको वो पार्किंसंस हो गया था, तो वो एक पाइप से बोलते थे, और उनकी एक लड़की जो कान में पाइप लगा लेती थी, वो उनको डिकोड करती थी। क्यों क्या? मैं उनके पास गया कि साहब ये आप लोग क्या कर रहे हैं वहां, नंदा देवी पे आप ये असला पकड़ा गया है और ये वो सीआईए। तो वो मुस्कुराए, कहने लगे इंदिरा ने तो मुझसे ही कहा था कि इस किस्म का एक असलहा ऊपर चाहिए, तो भाई उन लोगों के कहने पे हमने लगाया था वहां पे। तो ये जो तारीख है और जो इंटरनेशनल अफेयर्स है, इनको जो है वो नहीं है, और जो नहीं है वो है। अक्सर ऐसा भी होता है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आप जिस गहराई से चीज़ों को बताते हैं, और आप ये भी कहते हैं कि जब कोई खबर आए तो उस पर शक करो। जाहिर है तहकीक वहीं से शुरू होगी, और जिस तरह से आपने नतीजे में कहा कि इंटरनेशनल अफेयर्स में जो होता है वो नहीं होता, और जो नहीं होता है वो होता है, तो ये बहुत ही गहराई से समझने की जरूरत है। अक्सर नहीं, अक्सर जी जी, अक्सर अक्सर ऐसा होता है, लेकिन अक्सर ऐसे वाकयात जब हों तो जरूर लोगों को इंफॉर्मेशन कुछ और होती है और हकीकत कुछ और होती है। तो ये वक्त पर असेसमेंट करना, समझना
वो बहुत मुश्किल काम होता है। कुछ समझदार लोगों तक कुछ इंफॉर्मेशन पहुंचती है। नकवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त दे देते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।